हेलो एवरीवन। आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पूरे भौतिक प्रदेश को कंप्लीट कर लेंगे ज़्यादा, और इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसको राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जो प्रोफेसर वी मिश्रा के द्वारा निर्धारित किया गया है। दूसरे एस के सैन के द्वारा, और तीसरा रामलोचन सिंह के द्वारा। जो प्रोफेसर वी मिश्रा का है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। 1968 में 7 भागों में इन्होंने इसको विभाजित किया था। 1968 में 7 भागों में प्रोफेसर वी मिश्रा का वर्गीकरण है, और 3 भागों में एस के सैन ने, और 2 भागों और 4 उपभागों और 12 लघु प्रदेशों में रामलोचन सिंह का है। इम्पोर्टेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वी मिश्रा का ही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस रखें, और आज हम इसके अनुसार ही सबको कवर कर लेंगे। अगर देखा जाए तो मुख्यतः रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है। ये हरिमोहन सक्सेना जी ने बांटा है। ये हरिमोहन सक्सेना जी ने जिस हिसाब से बांटा है वो है कि पहला एक थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, और तीसरा पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। अगर इसको अपन राजस्थान का नक्शा माने तो इधर ये थार का मरुस्थल हो जाता है इस साइड, ये बीच में एक अरावली हो जाती है पूरी, ये वाला पूरी मैदान आ जाता है, और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला जो इसका भाग है थार के मरुस्थल का, इसको पढ़ेंगे हम। इसमें छोटी मोटी जो शब्दावलियाँ होती हैं वो सब कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। आपको इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके नोट्स बना लें, और आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी पूरी एज इट इज़ ये की है। तो सरवरा अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ मरुस्थल होता है। मरुभूमि मरुस्थल को ही कहते हैं, और इसका मतलब होता है वनस्पति रहित क्षेत्र जो होता है वो मरुस्थल होता है। मरुस्थल की विशेषता क्या होती हैं कि मरुस्थल किसको कह सकते हैं? कि वो है कि मरुस्थल वर्षा की कमी जहाँ पे हो, वनस्पतियों की कमी हो, खाद्यान्न की कमी हो, कृषि योग्य भूमि की कमी हो, और प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले मौसम के। मरुस्थल गर्म होता है, तापमान अधिक होता है, और वो होते हैं जैसे कि अपने थार का मरुस्थल और सहारा मरुस्थल। और कुछ मरुस्थल ठंडे होते हैं, तापमान बहुत कम होता है, वो है अंटार्कटिका का मरुस्थल। थार मरुस्थल जो अपना है, इसकी बात करें तो ये अपना थार मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष बन जाता है। अल्फ्रेड वैगनर द्वारा महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत जो ये बना है तैतीस सागर का अवशेष से, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की, ये किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपों का विस्थापन का सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड तो क्षेत्र थे, इनके विस्थापित होने से तैतीस सागर बीच में इनके जल भरने से तैतीस सागर का निर्माण हो गया।
अब जो क्षेत्रीय स्थलीय भूमि थी वो पेंजिया कहलाने लगी, और जो जलीय भाग था वो पैंथालासा। ठीक है, तो अपना थार मरुस्थल है वो तैतीस सागर का ही अवशेष है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो अपना तैतीस सागर का अवशेष थार मरुस्थल को माना जाता है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। थार मरुस्थल की बात करें तो थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। इसके प्रमाण निम्न तरीके से मिलते हैं कि खारे पानी की झीलें हैं, कुलदरा गांव जैसलमेर का जो है यहाँ पे मछली के अवशेष भी मिले हैं, क्योंकि थार रेगिस्तान इलाके है, इसमें मछली का क्या मिलना प्रमाण ही इस बात को साबित करता है कि यहाँ पर थार का मरुस्थल कभी 33 सागर के अवशेष से ही बना है। और सादी चट्टानों की प्रधानता है, खनिज तेल वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम मिलता है। भारत में जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है मुंबई हाई बेसिन से 40% होता है, और राजस्थान से 20% होता है। अकेला राजस्थान 20% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। पेट्रोलियम की बात करें तो 84% आयात किया जाता है, 16% हम निर्यात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोल उपभोक्ता जो देश है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, फिर भारत हो जाता है। गुड़ामलानी बाड़मेर में एक स्थान है जहाँ विश्व के सबसे कम गहराई में अधिक पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, गुड़ामलानी बाड़मेर में। और थार मरुस्थल की अगर विशेषताओं का अपन अध्ययन करें तो थार का जो मरुस्थल है यह 17वां विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उपोष्ण दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अब कुछ शब्दावलियाँ आती हैं, जैसे कि भाई मरुस्थल का मार्च क्या होता है। मरुस्थल का मार्च होता है कि जब पवनों द्वारा मरुस्थल की मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी जो आगे हवा के साथ अपना विस्तार करती है, यही मरुस्थलीय मार्च कहलाता है। ये सबसे अधिक नाचना गांव जैसलमेर में होता है, और यहीं पे कुछ जो है गड्ढे बन जाते हैं जिनमें पानी भरने पर वो अस्थायी झील बन जाती हैं, उनको पलायारन या टाट कहा जाता है। ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं पलायारन या टाट क्या है। ठीक है, मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थलीय मार्च कहलाता है। वर्षा ऋतु के अंतर्गत अस्थायी झीलें बन जाती हैं जिनको रन टाट या पलाया कहते हैं। इस क्षेत्र में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसका नाम खड़ीन कृषि है। खड़ीन कृषि की बात की जाए तो जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है। मरुस्थल का प्रचार दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर होता है। जैसे कि देखा जाए तो ये राजस्थान अगर मान लिया जाए तो दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, सर्वाधिक मरुस्थलीय मार्च हरियाणा राज्य में होता है, और मरुस्थलीय मार्च का उत्तरदायी कारक जो है वो बरखान बालू होता है। ये बालू का स्तूप होते हैं, बरखान बालू स्तूप, जो हरियाणा राज्य में सर्वाधिक मरुस्थलीय मार्च करते हैं, मरुस्थल को बढ़ाते हैं। मरुस्थल का ढाल जो अगर बात कर लें, ये तो मार्च की बात हो गई थी, ढाल की अगर बात करें तो वो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर इस तरीके से। मरुस्थलीकरण, मरुस्थल के लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया मरुस्थलीकरण कहलाती है, जिसका निम्न उत्तरदायी कारक है।
पहला है वनों को काटना, वनोन्मूलन। निर्वनीकरण मतलब वन समाप्त होना। जलवायु परिवर्तन, सन 1973 में राजस्थान में 101 दिन वर्षा होती थी, जो कि वर्तमान में घटकर औसतन 29 दिन रह गई है। ये वर्षा कम होती जा रही है। वर्षा के कम होने का कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण चट्टानें अपक्षय निरंतर होती जा रही हैं। अपक्षय का अर्थ होता है कि चट्टान जो है जगह जगह से टूट फूट होकर बिखर रही है, इससे मरुस्थलीकरण हो रहा है। पवन के द्वारा अपर्दन, मिट्टी के कणों को एक जगह से दूसरी जगह, ये भी बताया था। पर्वत, जिसके कारण अरवल्ली पर्वतमाला में 12 अंतराल हैं और मरुस्थलीकरण से आगे बढ़ जाता है। अगला कारण है कि जनसंख्या और नगरीकरण मरुस्थलीकरण का कारण है। अतिचारण, पशुचारण, ये भी एक कारण है। मृदा के अनुचित प्रबंधन, ये भी एक कारण है। पूछ सकता है कि कौन सा कारण है या नहीं, एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेता है। अगला जो है कि इसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। वृक्षारोपण करना है, सामाजिक वानिकी विकास कार्यक्रम वगैरह, शेल्टर बेल्ट को बढ़ावा देना, मृदा के उचित प्रबंधन करना, जैविक खेती को बढ़ाना, जनसंख्या पर नियंत्रण। अब इसमें एक विशेष पॉइंट आता है कि काजरी नाम की संस्था है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना जो हुई थी 1959 में हुई थी। मुख्यालय इसका जोधपुर में बनाया गया। मरुस्थलीकरण को रोकना इसका कार्य है, या तो इसको सीमित किया जाए, इसका रोका जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ 1994 में 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित कर देता है। ये डेट इम्पोर्टेंट है। 17 जून 1995 को प्रथम बार ये दिवस मनाया जाता है। 29वां मरुस्थलीकरण दिवस 2023 को मनाया गया था। ये तो इस तरीके से बढ़ के 25 में 31 हो गया, एक तरीके से 29 की जगह 31 हो गया। थीम इसकी याद रखने की जरूरत है नहीं। थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। अब हम इसका विभाजन पढ़ लेते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए थे। अभी थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ये पढ़ देंगे। पहला जो है वो है शुष्क मरुस्थल, जहाँ पर लगभग 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और दूसरा है अर्धशुष्क, जहाँ 50 तक वर्षा होती है। ठीक है, 25 से 50। तो फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। शुष्क मरुस्थल, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक जहाँ पर बालू का स्तूप है और एक जहाँ पर नहीं है। तो बालू का स्तूप युक्त और स्तूप मुक्त 2 क्षेत्र हैं। बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है वहाँ पर, जैसा कि नाम से दिख रहा है कि बालू का स्तूप, रेत के टीले मिलेंगे, धोरे धोरियन जिनको कहा जाता है। ठीक, बालू का स्तूप युक्त अब टोटल क्षेत्र कितना है, वो 58.50% है और मुक्त में है 41.50। टोटल क्षेत्रफल का 1,28,000 युक्त में है और 85,000 के लमसम मुक्त में है। ठीक है, तो ये डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखें कि जो 58% और 41% और 1,28,000 और 85,000, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बालू का स्तूप युक्त को 40% भाग पर स्तूप आच्छादित से ढका हुआ है। ये क्वेश्चन है जो इसमें से बनाया हुआ है। बालू का स्तूप का वर्गीकरण, अगर अब स्तूप देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पहला स्तूप आता है अनुदैर्घ्य, पवनों की दिशा के समांतर चलता है। पवनों की, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, इस तरीके से बनता हुआ चलेगा। ये जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, इस इलाके में मिलेगा।
नाम है अनुदैर्य। अनुदैर्य वनस्पति इसमें अन्य बालुका स्तूपों के तुलना में थोड़ी अधिक मिलती है। वनस्पति बालुओं का लंबाई भी अधिक होती है। दूसरा आता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जो है ये है पवन की दिशा में समकोण पर बन जाता है। चित्र में देख सकते हैं इस तरीके से ये बनता है, समकोण पर बन रहा है पूरा। विस्तार इसका देखें तो बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो जैसे कि ये वापस से एक बार ठीक से कर देता हूँ। जैसे कि ये है, ये वही राजस्थान बना दिया। तो जो इस वाले एरिया के में मिलेंगे तो इसमें यहाँ पर जो मिलेगा इसके यहाँ पर नीचे नीचे इस वाले एरिया में ये मिलेगा अनुदैर्य, और यहाँ वाले बेल्ट में जो मिलेगा ये मिलेगा अनुप्रस्थ। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। तीसरा आता है बरखान। बरखान जो है वो इस तरीके का होता है, अर्धचंद्राकार आकृति का बरखान कहलाता है। विस्तार इसका भालेरी चूरू में है, सीकर में है, जोधपुर ग्रामीण ओसिया में है, करणी माता, ये जगह जगह पर है बरखान। इसको इतना पॉइंट पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी इसको ये याद रख सकते हैं कि ये इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। ठीक है, हवा की दिशा में उन्तोदर बनता है और विपरीत में नतोदर बनता है। ये याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक जो है चूरू में बनता है। बरखान के मध्य में चौड़ाई अधिक होती है जैसा कि भी दिखाया था, और ये किनारों से सकड़ा हो जाता है। ठीक है, मरुस्थल का विस्तार के सर्वाधिक उत्तरदायी यही माना जाता है कि ये है मरुस्थल का विस्तार करता है बरखान। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, इसलिए ये विस्तार करता है। चौथा नंबर का आता है तारा बालू का स्तूप। ये इस तरीके से तारे के अनुसार बनता है। ये है सोहनगढ़ जैसलमेर में और सूरतगढ़ गंगानगर। ये पॉइंट इसके याद रखना है कि सोहनगढ़ जैसलमेर का है, जैसलमेर और श्री गंगानगर में देखने को मिलता है। दूसरा है पार्डन बालू स्तूप। पार्डन बालू का स्तूप, लहर बालू का स्तूप इसको कहते हैं। इसका नाम है लहरदार बालू का स्तूप, उर्मिका। ठीक है, और ये संपूर्ण लगभग मरुस्थल में मिलता है, इसलिए इसको पॉइंट जगह इसकी याद रखनी जरूरी है। लहरदार होता है, ये याद रखेंगे पार्डन। अगला है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप भी लगातार बालू का स्तूपों के साथ बनता है, उसको नेटवर्क बनाता हुआ चलता है एक तरीके से। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ऊपर के इलाके में ये मिलता है। ठीक है, और देखा जाए तो ये लगभग अनुदैर्य बालू का स्तूप की तरह होता है, बस इसमें ऐसे पॉइंट जगह जगह ऐसी छोटी हुई होती हैं। बस ये मान के चलें कि बालू का स्तूपों का बहुत सारा बालू का स्तूपों का समूह होता है, इसलिए इसको नेटवर्क का नाम दिया गया है। अगला है सर्ब काबिज। छोटे छोटे बालू का स्तूपों को सर्ब काबिज कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखने को मिलता है। अगला है अवरोधी बालू का स्तूप। किसी भी अवरोध में उग जाएगा पेड़, झाड़ी पेड़ पर्वत के कारण कहीं भी अवरोध में बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अवरोध। ये जोमनेर, हंसनाथ, पहाड़ी सीकर, ये इधर ऊपर जयपुर सीकर के बेल्ट में देखने को मिलते हैं। अगला है पैराबोलिक बालू का स्तूप। जिस तरीके से आपने बरखान पढ़ा था, बरखान इस तरीके से कुछ बन रहा था, बरखान इस तरीके से बन रहा था, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनता है, लेकिन बरखान के विपरीत में बनता है।
चित्र में देख लीजिए। ये बरखान के विपरीत में कैसे बनेगा, जैसे बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन उसमें हवा इधर से आ रही थी बरखान में, और ये हवा इधर से आ रही तो बनेगा। अगर हवा इधर से आ रही तो इस तरीके से बन जाएगा, इधर से हवा आई तो इस तरीके से, और इधर से हवा आई तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। और ये हेयर पिन के समान होता है। ये पूछ लेते हैं महिलाओं के हेयर पिन के समान कौन सा होता है। ठीक है, पैराबोलिक। इसका विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर वाली बेल्ट में इसको देखने को मिलता है। ठीक है। अब राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जो है वो जैसलमेर में मिलते हैं, और सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है जोधपुर, ग्रामीण में लगभग सभी मिल जाते हैं। सी, जब हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो मिट्टी के अभाव से पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं, जो अनुदैर्घ्य प्रकार का होता है, वो सीप होता है। ऐसा आधा ही बना है, ये दिख रहा है ऐसे, इस तरीके से वो सीप होता है। ठीक है। धरियन बताया था कि लहरदार होता है। ठीक है, धरियन दोहरे कहलाते हैं। अब बालू का स्तूप युक्त सारे हमने पढ़ लिए हैं, इसमें से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। बालू का स्तूप मुक्त अगर कुछ पढ़ना है वो है हम्मादा। शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम्मादा क्या होता है। चट्टान जो है, पथरीली जो भूमि होती है वो हम्मादा होती है। इर्ग क्या होता है, जो रेतीली होती है वो इर्ग होती है। और रेंग क्या होती है, हम्मादा और इर्ग जब दोनों मिल जाते हैं वो रेंग होती है। इम्पोर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बनता है। हम्मादा पोखरण जैसलमेर से लेके, और इसको मैं एक नक्शे में दिखा देता हूँ जिस तरीके से कि ये अपना राजस्थान है, इसमें आएगा नहीं, छोटा करते हैं। जैसे कि ये अगर राजस्थान है, तो ये इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पोखरण से लेके बालोतरा, बाड़मेर और फलोदी, जोधपुर के बीच का एक ट्रायंगल बनता है। समझ रहे? नक्शे में आप थोड़ा मैपिंग करेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो देखते हैं, पोखरण, बालोतरा और फलोदी के बीच सीज, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन जो है वो सीज है, सीज कहलाती है। ठीक है। सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है सीज। सेज क्षेत्र है पूरा, ये अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करता है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज भूगर्भीय जल पट्टी है कि जो विस्तार मोहनगढ़ से और पोखरण के बीच लाठी सीरीज एक बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण। अकलवुड फॉसिल पार्क भी वहीं पे है, और चंदन नलकूप एक थार का गढ़ा है जिसको कहा जाता है, वो भी वहीं पे है। सेवन घास पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है। और प्रजनन स्थली जो है वो गोडावन की है। वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस नाइग्रेसिप्टर। अब इतना हमने आज पढ़ लिया है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।